जो कांग्रेस के अंदर वर्किंग करने वाला है या राष्ट्रवादी के अंदर करने वाला है या शिवसेना के अंदर करने वाला, जो जनता के अंदर मेहनत करता है, जो आम जनता के लिए झगड़ता है, इसको कुछ भी नया मिलता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी के शेतकरी के ज्येष्ठ नेता विलास बाबर, इन्हें कौन नहीं जानता। कांग्रेस विलास बाबर, इन्होंने किसानों के लिए, यहाँ के खेत मजदूरों के लिए, किसान मजदूर भाइयों के लिए और उन पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा जद्दोजहद करती रही परभणी ज़िले में। और उनकी जो जद्दोजहद रही, उस जद्दोजहद के कारण ही उन्हें कामगार नेता के तौर पर माना जाता है। आज वो शख्स जो सेकुलर पार्टी से होकर आज बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टी कहा जाता है, उसमें क्यों प्रवेश किया है, इस बारे में लेकर यहाँ के उनके कार्यकर्ता से लेकर वो सामान्य नागरिक सभी पेचोपेच में है और सबरम में है कि भाई आखिर विलास बाबर को ऐसी क्या मामला हुआ कि उन्हें बीजेपी का दामन पकड़ना पड़ा। कि आज हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस विलास बाबर, हम उन्हें पूछेंगे सर कि विलास बाबर साहब, आपका जो तो हमारे महानगर में स्वागत है। और हम ये बताना चाहते हैं कि भाई आज हमारे व्यूअर्स और दर्शक और आपके जो कार्यकर्ता है वो ये सबरम में है कि आपने जो तो बीजेपी का दामन क्यों थामा। सवाल ये है कि जब मैं किसान संगठन में शुरू में काम शुरू किया, उसी टाइम में भी और अभी भी मांग जो थी कि किसानों को, मज़दूरों को, मेहनत करने वालों को पेंशन योजना लागू होना, किसानों को उनके फसल का सही तरीके से दाम मिलना, ये सवाल लेके जो भी वक्त पर किसानों के सामने संकट आए, उसी को लेकर आज तक जो मैदानी जंग छिड़ी गई है, किसानों के सवाल पे ही संघर्ष आज तक किया है। जो कहना है कि बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, आज तक आज़ादी के बाद में जो भी केंद्र या स्टेट में गवर्नमेंट आई है, सब सवाल जो है तो पैदा करने में गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसी रही है, समस्या बढ़ाने में। हम देख रहे हैं कि 7 साल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू किया है, हालांकि वो पेंशन योजना महंगाई के ज़माने में काफ़ी नहीं है, उसमें बढ़ोतरी होना ज़रूरी है। लेकिन अभी सालाना 3 बार जो किसानों के सीधा खाते में, बैंक खाते में रकम जमा की जाती है। जो सवाल कांग्रेस के ज़माने से आया है कि फसल को अच्छी दाम मिलना, कांग्रेस ने इस मुल्क के अंदर 60-65 साल लगातार शासन किया है। कभी कभी अपोजिशन वाला भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर राजनीति की है, लेकिन अभी तक जो फार्मूला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन के आयोग का सिफारिश करने का जो मुद्दा है, वो मनमोहन सिंह सरकार के गवर्नमेंट के अंदर ये पास कानून हुआ। पास करने में इतनी दिक्कत क्यों आई, ये भी साली सवाल है। पास होने के बाद भी कांग्रेस ने उसका जो अनुकरण करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट जो बात कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि 5-7 साल से लगातार किसानों के फसल को अच्छे दाम मार्केट के अंदर मिलने का उनका प्रयास है। इस देश के अंदर अभी तक और इसके बाद में भी जो भी गवर्नमेंट आई है, हालांकि 100% किसानों का फसल गवर्नमेंट नहीं खरीदी कर सकती, ये अभी वास्तववादी बात है। लेकिन जो MSP है, MSP के नीचे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी है हर एक फसल की, चाहे वो गेहूँ हो, सोयाबीन हो, तूर हो, कपास हो या गन्ना हो, हर एक फसल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे कम से कम कीमत आना नहीं चाहिए। और उसकी कोशिश लगातार ये 7 साल में दिख रही है मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को।
तो कहीं तभी अपने को पॉजिटिवली इन बातों को देखना पड़ेगा। हमने देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी शुगर फैक्ट्री है तो कांग्रेस या राष्ट्रवादी वाले लीडर की ही शुगर फैक्ट्री है। पिछले 20 साल से अपन देख रहे हैं कि जो सहकारी किसानों के मालिकी के हक के जो भी फैक्ट्रियाँ थी वो पूरे लिक्विडेशन में लाके उसके ऊपर कर्ज का बोझा करके वो बाद में पहले लिक्विडेशन में लाने का और बाद में खुद बेटे के भाई के खुद के नाम से खरीदी करके प्राइवेट फैक्ट्री करके किसानों को लूटा जा रहा है। 2020-21 का जो भी क्रशिंग हुआ है पिछले साल का परभणी जिले के अंदर तकरीबन 65 करोड़ रुपए फैक्ट्रिया के पास जमा वाले थे, वो नहीं दे पा रहे थे। इसके ऊपर हमने संघर्ष किया किसानों को लेके, किसान डट के रहे और कम से कम 55 करोड़ रुपए किसानों को अभी तक मिले हैं। जो फैक्ट्री यहाँ के मिनिस्टर है अमित देशमुख साहब, सायखेड़ा शुगर फैक्ट्री जो है उन्होंने खरीदी की है, नाम मात्र केवल दाम में वो फैक्ट्री खरीदी किए हैं। 5,000 किसानों के शेयर्स 25,000 से 10 लाख तक शेयर्स खरीदी किए वाले हैं। पूरे किसानों के 5 से 5,000 किसानों के शेयर्स उसमें डूबे हैं। एक ढेला ही किसी को उसके शेयर्स के बारे में रिटर्न नहीं मिला है। और जो पिछला हंगाम क्रशिंग किया है 5,22,000 मेट्रिक टन का, तो उसमें किसानों को क्रशिंग करते वक्त 2,500 रुपये प्रति टन दाम दिया जाएगा ऐसा जाहिर करके गन्ना लिया, क्रशिंग किया और आखिर में 2,000 ही रुपये किसानों को दिए हैं। उसके बारे में हम बहुत झगड़ रहे हैं, संघर्ष किया, 3 दिन फैक्ट्री बंद करके ऐलान किया। 5 मिनिस्टर के, महाराष्ट्र के कांग्रेस राष्ट्रवादी के 5 मिनिस्टर के फोना वहाँ के जो थानेदार थे उनको रात में 11 बजे फ़ोन आ रहे थे कि ये जो लोग हैं आंदोलन करने वाले, वो जो लोग हैं मामूली लोग हैं, उनको उठाओ और कौन सी भी हालत में ये आंदोलन जो है तो बंद करो। फैक्ट्री बंद करना ये मामूली बात नहीं है, इसके वास्ते ये लोगों को उठा दो, उनके ऊपर केस डालो। ऐसे प्रेशर वहाँ के थानेदार को 5 मिनिस्टर ने, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले के मिनिस्टर ने दबाव लाके हमें रात में 12:30 बजे वहाँ से जो सायखेड़ा का 21 शुगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री से उठाया और सोनपेट के जो थाने में हमारे को पाबंद करके रखा है। यानी ये देख रहे हैं कि ये किसानों के नाम पे वोट मांगते हैं, हम किसानों का नेता बोलते हैं, किसानों का है राजनीति करने में किसानों को आगे करते हैं, लेकिन इनकी फैक्ट्रियाँ जो है तो किसानों को लूटमार करती है। क्यों? पश्चिम महाराष्ट्र के कई फैक्ट्रियाँ 3,000 दाम प्रति टन को दे दी है और परभणी में 2,000 ही प्रति टन को मिलते हैं। 1,000 की जो तफावत है ये क्यों है? यहाँ के लीडर क्यों नहीं बात करते? यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? आज तक 25 साल में किसानों के हक में लड़ते वक्त ये सभी पार्टियों के जो लीडर है उन्होंने दमनशाही करा है। चाहे इस मुल्क के अंदर किसानों के बारे में लड़ने वाला जो भी कोई कार्यकर्ता हो उसको जो प्रेशर लाके हर तरीके से उसको नामोहरम करने का काम ये सब लोग करते हैं। इसीलिए अभी कहीं तो भी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को लगा कि वो जो भाई अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं ये मानता कि 100% किसानों का और मजदूरों का इसमें भला हो रहा है, ये नहीं मानता। लेकिन पिछली गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है और अभी तक जो भी देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट हुई वाले है, उसकी तुलना में अगर देखें तो मोदी जी ने अच्छी काम करना शुरू किया है। जो बात कानून के बारे में अपन ने सवाल किया है कि ये 3 कानून के बारे में किसानों ने संघर्ष किया, डटे रहे किसान, लेकिन वो बात अगर अपन ने ध्यान में देखे, गौर से अगर देखें कि यहाँ के जो पंतप्रधान हैं अपने आदरणीय मोदी साहब ने ये तीनों कानून, चाहे उनके पार्टी के अंदर क्या बातचीत हुई ये किसी को भी अभी तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन 1 मिनट में
उन्होंने जो है तो वो कानून वापस लिए है। और हाँ, किसान चाहते हैं, हम किसान समझने में किसानों को हम कम, हमारी जो ताकत है कमगिरी है। किसान चाहते हैं ये कानून नहीं होना, तो हम किसानों के ऊपर जबरानी ये नहीं लाद सकते, ऐसा बोल के बड़ा दिल करके मोदी साहब ने ये कानून वापस लिया है। ये बड़ी बात है लड़ने वाले किसान कार्यकर्ताओं के लिए। शासन अगर अपनी बात रख रहे हैं किसान, और गवर्नमेंट उनका इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहा है, तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी स्वागत की बात है। ये भी देखकर हमने ये फैसला जो है तय किया है। इस तरह से व्यूअर्स और हमारे दर्शक और सब्सक्राइबर को कॉमरेड विलास बाबर ने ये बताया है कि भाई उन्हें जो कानून लेते हुए जो मोदी जी की जो ये वो 1 मिनट में जो उन्होंने कानून वापस लिए है किसानों के हित में, इस बात को देखते हुए उन्होंने जो तो प्रवेश किया बीजेपी में। लेकिन अब ज़िला स्तर की हम बात किए जाए तो ज़िला स्तर पर उनके कार्यकर्ता और समर्थक विलास बाबर के खूब जुड़े हुए हैं, और वो कहते हैं कि भाई आपने जब बीजेपी का दामन पकड़ा है तो इससे पहले आपके पास कई ऐसे सुझाव थे, आपने कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात की या फिर एकदम सडनली निर्णय लिया है? 6 जनवरी को, गए 6 जनवरी 2022 को पोखरनी के अंदर बड़े पैमाने पे हमारे जो भी सहकारी है, जो साथीदार है, उनका एक मास लेवल पर मीटिंग हुआ। तकरीबन 2000 जो साथीदार है अब तक लड़ाई में आए वाले हैं, उनको सबको इनविटेशन किया था। पूरे एक तरफा बोले तो एक मत से सभी सहकारी साथियों ने ये निर्णय लिया कि अभी अकेले काम करना कोई इसमें राज नहीं है। बीजेपी जैसे पार्टी को ज्वाइन करके जो भी अपने किसान और मजदूर और कष्टकारी जनता के जो भी सवाल है, ये अपन लड़ सकते हैं। झंडा कौन सा भी हो रहने दो, लेकिन उसका झंडे का जो डांडा है वो किसानों का रहना चाहिए। ये सोचकर जो भी सहकारी साथियों ने विनती की है कि बीजेपी की जाने में, तो उनका स्वीकार करके ये जो भी सहकारी साथी हो, सैकड़ों सहकारी साथियों का ये क्यों आया, सेकुलर और कैस्टलिज्म जो अपन ने उल्लेख किया है, मैं ये सोचना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आपसे कि महाराष्ट्र के अंदर अभी किसकी सरकार है? सेकुलर का है क्या जातिवादी का सरकार है? अभी तक सेकुलर के नाम पे कांग्रेस या राष्ट्रवादी वाले ने महाराष्ट्र के अंदर खाली वोट के लिए सेकुलरता का इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं राजनीति के अंदर कि क्या क्या हो रहा है। मैं ये स्टेज पे आया हूँ अभी कि देश के अंदर या राज्य के अंदर या जिले के अंदर जातीयता और सेकुलर का ये अभी जो मसला है वो नहीं रहा वाला है। उसको ज़रा अलग रख के, क्यों, चुनाव के बारे में, चुनाव जब आएगा तब सभी पार्टियां इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी ज़रूरत है देश के अंदर विकास करने की। यहाँ के जो भी कष्टकारी मेहनत करने वाला जो भी लोग हैं, इनकी तरक्की होना, देश की तरक्की होना। हम देख रहे हैं जब से पैदा हुए हैं 25-30 साल से यहाँ महाराष्ट्र के अंदर घूम रहे हैं। अपने परभनी ज़िले के अंदर देखते हैं, परभनी में आने के लिए एक ही रास्ता अभी तक नहीं था। ये मोदी साहब के गवर्नमेंट के अंदर जो नितिन गडकरी साहब ने आपने परभनी ज़िले को पूरा जो है रास्ते से जुड़ाया है, ये विकास नहीं हो सकता, ये विकास नहीं है। और ज़िले के अंदर जो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को ये टारगेट किया जाता है, चाहे वो कौन सी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो कांग्रेस के अंदर वर्किंग करने वाला है या राष्ट्रवादी के अंदर करने वाला है या शिवसेना के अंदर करने वाला, जो जनता के अंदर मेहनत करता है, जो आम जनता के लिए झगड़ता है, इसको कुछ भी नया मिलता नहीं है। ये घरानेशाही है, सरंजामदारशाही है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं लेकिन सरंजामदारी चलाते हैं। शिवाजी महाराज ने, बाबा साहब ने ये सरंजामी के साथ विरोध किया है। वही अभी नाम खाली लेते हैं लेकिन सरंजामशाही अभी चालू है। रजाकार निकल के गया, लेकिन ये इनकी नई रजाकारी जो है ये जिले के अंदर चालू है। इसलिए अब देखते हैं कि सब पार्टियां जो एकजुटी वाली है, बाहर अलग अलग लड़ते हैं
लेकिन अंदरूनी किसको लाना है, किसको गिराना है, किसको कैसा करना है, प्रोटेक्शन देने का है, किसका पैर खींचने का है, ये तय करते हैं अंदर बैठ के। ये सभी पार्टी का जो है, ये तीनों पार्टियां आज जिले के अंदर जो काम कर रही हैं, ये बिल्कुल उनकी जो सोच है कार्यकर्ता के लिए बिल्कुल साफ नहीं है। इसलिए जहाँ पर स्पेस दिख रहा है, जहाँ पर मौका दिख रहा है, जहाँ पर घरानेशाही नहीं है, जहाँ पर ऐसे कार्यकर्ताओं को टारगेट नहीं किया जाता, कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से आगे करके जो पार्टी संभालती है, उस पार्टी के साथ आज कार्यकर्ता ने जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। कांग्रेस विलास बाबर ने ये बात बताई है कि यहाँ के ज़िला लेवल से लेकर तो महाराष्ट्र लेवल तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये जो लोग हैं, इनमें जो सच्चा ज़मीनी कार्यकर्ता है उसे किस तरह से दूर रखा जाए और घरानाशाही किस तरह से चलाई जाए, इसको लेकर ये तीनों पार्टियां चला रही है। हम एक बात अवगत कराना चाहते हैं और हमारे विलास बाबर साहब से भी एक हम सवाल करना चाहते हैं। जिस तरह शिवसेना ने कई लोगों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचाया, आज उनकी हालत ऐसी बन चुकी है, करोड़ों में खेल रहे हैं। फिर आप जिस तरीके से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई उनके पास ये घरानेशाही चढ़ी है, घरानाशाही आपको शिवसेना से टूटे हुए नहीं दिखाई देती है। जब तक महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब थे, तब तक तुम जो बात करे रखे है वो बात सही है। जो गाड़ी साफ करने वाला था, जो एकदम कपलक था, उसको सांसद में और विधानसभा के अंदर साहब ने लेके बिठाया है। लेकिन जो गाड़ी साफ करने वाला था उसको संसद के अंदर, सभागृह के अंदर बिठाया, वही अभी सरंजामदार बन गया है, वही अभी जो है प्रस्तापित बना है। उनको नहीं दिख रहा है, कॉमन मैन नहीं दिख रहा है। देखो अभी तक के जो चुनाव है 20 साल के अंदर के, विधानसभा में किसको टिकट दिया जाता है, लोकसभा में किसको टिकट दिया जाता है, कौन से अभी जो बाला साहब के ज़माने में जो राजनीति चली, अब आपको दिख रही है 10-15 साल में, ये 10 साल में जिनके पास पैसा है उन्हीं को टिकट दिया जाता है इलेक्शन के अंदर, उसी को चुनाव में खड़ा किया जाता है। जो कपलक है, जो खाली काम करता है पार्टी के लिए, समाज के लिए, उनको अभी जाना मुश्किल की बात है, ये सोच भी नहीं रहे हैं। देखो पहले शिवसेना जो है बिना मूल्य किसी को भी ऐसा ढेला नहीं देके चुन के आते थे, अभी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इनके लोग, कहाँ से पैसे आए? कॉमन जो कार्यकर्ता है वो 10-10 करोड़ खर्चा कर सकता है। वो ग्राम पंचायत की चुनाव में बहुत बेजार है, मुसीबत हुए वो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना, उसके लिए बहुत नाजुक बात हुई है। तो ये जो है अभी सभी पार्टियां जो है, राजनीतिक दल जो है, ये अभी जो पैसे वाला है, जो गुत्तेदार है, जो माफिया है, वही उसको ही आगे कर रहे हैं। आम कार्यकर्ताओं को कोई दिख नहीं रहा है। सर, जिस तरह आप ये बात बता रहे थे, हम परभनी ज़िले की अगर बात की जाए, आपने जिस तरह बताया कि आप नितिन गडकरी साहब ने पूरे हमारे ज़िले को जो तो नेशनल हाईवे से जोड़ दिया है, लेकिन आज हमारे ज़िला और शहर के अंदर की हालत है कि एक भी रास्ता बरोबर नहीं है। और महानगर पालिका में भी देखें तो सत्ता कांग्रेस की है, और हमारे तिगर जिलों में, तालुकों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस इनकी सत्ता है। तो ऐसा यहाँ पर अब 3 सरकार होने के बाद, एक सरकार फंड में आने के बावजूद ये हालत स्थिति क्यों आ रही है? ये तो मेरा कहना है ना कि जो समाज के लिए, समाज सुधारने के लिए, डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, वो अपने ज़िले के अंदर होते नहीं नज़र आ रहा। अभी अगर देखें, स्टेट गवर्नमेंट इनका है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट भी जो है स्थानिक स्वराज्य संस्था के अंदर ये पार्टी मजबूत है। काम क्यों नहीं हो रहे? विकास के काम नहीं हो रहे। इसका मकसद ये है कि ये जो भी लीडरशिप है जिला के अंदर की, वो उनको विकास करना, और यहाँ के सवाल जो है, प्रश्न जो है आम लोगों के, ये छोड़ना उसके जहन में नहीं है। उनके जहन में एक ही है कि पैसा लगाकर चुनाव लड़ना, चुनाव पैसा लगाकर जीतना, और जीतने के बाद ढेर सारा पैसा कमाना। अपन गए, अपना बेटा आना, अपनी बीबी आना, अपनी बच्ची आना, जो भी कोई आएगा अपना रिश्तेदार आएगा, और जो जिस पद में कुछ नहीं रखा वहाँ पर कॉमन कार्यकर्ता को भेज देना, उनके झगड़े लगाने का। आज महानगर पालिका होके 10 साल हो चुके हैं, क्या तरक्की है? पहले बोले नगर पालिका की, महानगर पालिका हो की तरक्की होने वाली है। गटार गंगा बढ़ गई है, पीने के पानी का सवाल है, रास्ते का सवाल है, कहाँ आता है निधि, कहाँ फंडिंग आ रही है,
कहाँ पर जा रही है ये फंडिंग? करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? और टैक्स तो बढ़ाया है, कितना टैक्स वसूल कर रहे हैं कॉमन मैन की तरफ से, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, इन सब तरफ से टैक्स वसूली करना चालू है। अलग अलग माध्यम से ये लूटना जिलों को चालू है, लेकिन यहाँ की जो तरक्की नहीं हो रही। ये जो भी प्रस्तापित लीडर है उसके अलावा जो सही में जिनके जहन में, जिनके दिल में जनता के प्रति हमदर्दी है दिल से, और जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो राजनीति के अंदर, वो राजनीति में आना चाहिए। वैसे कार्यकर्ता जब तक नहीं आते, एक दिशा देने वाले समाज को, एक जिले को प्रगति के रास्ता दिखाने वाले जब तक नहीं आते, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। और इसकी शुरुआत यकीनन अभी शुरू होंगी। और यहाँ का जो भी है मेहनत करने वाला लोग, वो जो है हमारे जैसे सामान्य जो कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए झगड़ते हैं, जिनके जहन में कुछ तो भी अच्छी बात आती है, कुछ तो भी प्रगति जो है ज़िले के अंदर की, यहाँ की जो जनता का जो सवाल है वो छूटने चाहिए। और इनका डेवलपमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, रोज़गार निर्मित होना चाहिए। बाकी काफ़ी सवाल जो है वो जो पीढ़ा न पीढ़ा से आ रहे हैं, वो कहाँ तो भी अभी ख़त्म होने की चांसेस जो है लग रहे हैं हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को। चुनाव नज़दीक आने के बाद ये बाकी के पार्टियां के जो लीडर है वो अभी उद्घाटन चालू करेंगे, काम करने का नाटक करेंगे। ये एक जनता की दिशा भूल करने का तरीका है इनका। 5 साल में 4 साल 9-10 महीने घर में बैठा के रखने का, कुछ काम करने का नहीं। जो भी फंडिंग आया है वो मिल के जुल के सब बांट के ये करने का। लेकिन जैसा ही चुनाव नज़दीक आता है वैसे ही नाली का काम, रास्ते का काम, पानी का काम, अलग अलग कामा के उद्घाटन करने का ये जो फंडा है आत्माते हैं। ये जनता के आँखों में धूल डालना जो है अभी जनता समझ चुकी है। ये इनके जो फंडे हैं तो वो फंडे को सालाना जनता देख रही है। अभी जनता इनके भयकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो चल रहा है इनका सालों साल से, ये चुनाव जैसे नज़दीक आता है वैसा दिखावा के लिए ये करते हैं। अभी जनता ये उनके नाटक को समझ चुकी है, अभी इनके भयकावे में नहीं आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। आज जिस तरीके से आपने ये बात बताई, तो अब आने वाली चुनाव जो है महानगर पालिका, नगर पालिका में, इसमें आपकी बीजेपी की तरफ से किस तरीके से भूमिका रहेगी? मैं पूरे महानगर पालिका हो या जिला परिषद पंचायत समिति हो, यानी शहर हो या ग्रामीण इलाका हो, इन मतदार माता भगिनी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ कि जो पैसा देने वाला उम्मीदवार है, ऐसा जो भी उम्मीदवार आपके सामने आएगा, मैं विनती करता हूँ कि उनको बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। जो बिना पैसे वाला, जो अच्छा उनका जो बर्ताव है, उनकी राजनीति की जो सोच है जो अच्छी होंगी, उन्हीं उम्मीदवार को चुनाव में जीत के लाए, ताकि जो पैसे बांट रहा है आज, तो कल वो आपसे जब काटने वाला है, आपसे लूटने वाला है, ये पक्का गणित समझ के मैं बाद में और एक बार विनती करता हूँ माता भगिनी को, जो वोटर है शहर के हो या ताकि ग्रामीण एरिया के हो, उनको मैं विनती करता कि सामान्य जो कार्यकर्ता है उनको अपना अमूल्य वोट देके चुनाव में जीत के लाइए। और उन बंदे से, उन चुनाव में जीतने वाले जो भी सेवक है उनको सेवा करने की, एक अच्छा काम करने की मौका दे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विलास बाबर, जिन्होंने बताया कि बीजेपी का दामन क्यों थामा है। अब ये देखने के बाद हमारे व्यूअर्स और दर्शक, उसी के साथ हमारे सब्सक्राइबर इस हमारे मुलाकात को किस तरह मालूमात में इजाफा दे सकते हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.